फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है भाई। हम हिंदी क्लास पढ़ रहे थे। हिंदी क्लास अभी पहली से थी, आज हमारी ये क्लास सेकंड है, दूसरी क्लास है, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था, ठीक है ना। रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। रिवीजन हमें साथ साथ लेकर के चलना है। आपको ध्यान होगा, आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखी होगी तो हमने फर्स्ट क्लास में हमने हिंदी व्याकरण को कई भागों में बांट दिया था, ठीक है। वो भाग हमारे कौन कौन से थे भाई? वर्ण थे, शब्द थे, वाक्य और छंद थे, ठीक है। वर्ण में हमने कौन सा चैप्टर लिया था? वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हमने क्या किया था? फिर ये पूरा क्रम बताया गया था। देखिए, आप ये नोट्स बना लिया कीजिए, ठीक है। ये तो काम आने ही आने हैं। ये जितने भी नोट्स होते हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इन पर हर कोई ध्यान नहीं देता है। आप ध्यान दीजिएगा। आप क्लास पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ठीक है। ये नोट्स अपने पास बना लिया कीजिए। आप लिखेंगे तो लिख करके ऐसा होता है कि हमारे माइंड में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो हमने ये सब कल पढ़ लिया था, वर्णों की गणना। कल की क्लास समझ में आ गई थी हिंदी की? बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम वर्णमाला में स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर और व्यंजन की हमने बात की थी कि कितने होते हैं। तो अच्छा, ये बताएं कि हिंदी देवनागरी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? ये सवाल, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ। 52 हमने पढ़े थे। अब 52 का भी अपने में इतिहास है, बहुत सारा ज्ञान है इसमें कि 52 अगर वर्ण हमने पढ़े हैं, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, कैसे कैसे उनको डिवाइड किया गया, मैंने ये सब कल की वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं? देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो यहाँ आपसे किया जा रहा है वो ये है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, या हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर क्या होते हैं? पढ़ने वाले पूरी की पूरी हिंदी पढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो है ना, बेसिक नॉलेज हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। बेसिक नॉलेज को कभी भी कम ना समझिएगा। जिसको बेसिक ज्ञान होता है, ठीक है ना, उसका तो फिर सभी कुछ अच्छा, जितना भी वो पढ़ रहा है वो सब अच्छा हो जाता है। तो हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, साहित्य भी पढ़ेंगे, भाषा भी पढ़ेंगे, इसका इतिहास क्या था वो सब पढ़ेंगे, लेकिन सवाल सबसे पहला यह है कि मूल स्वर कितने हैं। हम जैसे कि स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं, स्वर में हमने ये जाना कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वह स्वर कहलाते हैं। तो मूल स्वर का सवाल था, क्या बताएंगे मूल स्वर के बारे में? मूल स्वर कितने? अब जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी, आपको इसी सवाल का जवाब देना है कि मूल स्वर कितने हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं बता पाए तो फिर वही मैं कल बताऊंगी, तो ये कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, मूल स्वर बताइएगा, मूल स्वर हिंदी में कितने होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वह स्वर कहलाते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी और व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी यानी कि जो हमारी लिपि है देवनागरी वर्णमाला में जो स्वर ध्वनियाँ हैं, स्वर वर्ण हैं, वो कितने हैं? 11 हैं। ये भी कल मैंने बताया था। वैसे सब मानते हैं कि 13 स्वर हैं, लेकिन 13 स्वर में से जो 2 हैं, कौन कौन से? अंग और आहा, ये अयोग वाह में जाते हैं, ये व्यंजन की ध्वनि देते हैं ना, अंग आहा, ठीक है। तो ये जो मेन स्वर हैं हिंदी वर्णमाला, देवनागरी वर्णमाला में, वो स्वर ध्वनियाँ कितनी हैं? 11 हैं। अब इन्हें
कुछ स्वर में ऐड करते हैं, कुछ व्यंजन में ऐड करते हैं। तो जो स्वर में ऐड करते हैं वो इन्हें 13 बताते हैं कि 13 स्वर हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देवनागरी में 11 स्वर ध्वनियां हैं, ठीक है ना। स्वरों का पहला वर्गीकरण, स्वरों को कई भागों में बांटा गया है। अच्छा, एक बात और हम यहाँ थोड़ा सा रिवीजन में कर लेते हैं। भाई हिंदी में हमने कहा 11 स्वर, तो हमारे 11 स्वर कौन कौन से हैं जरा बताएंगे। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, आओ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए हैं। तो इनकी बात हम ये कह रहे हैं कि ये जितने भी स्वर हैं इन्हें वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग वर्गों में रखा गया है, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो हम इनकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। भाई ये तो हमने शुरू से ही पढ़ा है कि 11 स्वर हैं, ठीक है। इनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण कई भागों में बटा है स्वरों का, जिसमें से हम पहला वर्गीकरण देखते हैं। और जो पहला वर्गीकरण किया गया है स्वरों का, वो किया गया है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण कह सकते हैं या फिर मात्रा भी कह सकते हैं, मात्रा के आधार पर, ठीक है। उच्चारण का मतलब जब हम इन्हें बोलते हैं तो उच्चारण में समय लगता है, या कुछ तो ऐसे होते हैं जो कम समय में बोल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उच्चारण में ज्यादा समय लेते हैं। तो ये 2 भागों में आते हैं। एक तो आता है ह्रस्व स्वर, जिन्हें बोलने में, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। अब बोल के देखिए, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ये री। इन्हें बोलने में कम समय लगा, मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। दूसरे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है जिन्हें बोलने में, जिनका उच्चारण करने में हमें ज्यादा समय लग जाता है, मात्रा की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। वो कैसे हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है ना। हमने बचपन में कैसे पढ़ा था? बचपन में कैसे पढ़ा था सभी ने? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। लेकिन ये कंपटीशन की लाइन है तो इसमें सवालों में फर्क हो जाता है। अब सवाल ये कर दिया गया कि उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है स्वरों को। तो मुख्य रूप से तो 2 हैं। वो कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है जिनका उच्चारण करने में हमें समय नहीं लगता, कम समय लगता है। जैसे छोटा अ बोल के देखेंगे तो एकदम बोला जाएगा, छोटी ई, छोटा उ और री, ठीक है। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में दीर्घ समय लगता है, मात्रा लगानी पड़ती है। देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। अब इसी से ही एक नया सवाल बनता है, इसे हर कोई एकदम से नहीं समझ पाता कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक स्वर आते हैं संधि स्वर, या फिर हम इन्हें कह देते हैं संयुक्त स्वर। देखिए, वर्णमाला में आपको बताया गया था, वर्ण विचार में आपको 3 बातें बताई गई थी। एक तो वर्णमाला, जैसे ही वर्णमाला खत्म होगी हम वर्तनी करेंगे, और वर्तनी खत्म होते ही हम क्या? संधि करेंगे। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है संधि स्वर कौन से होते हैं। संधि स्वर हम कह सकते हैं इनमें संधि होती है, जुड़ाव होता है, जोड़ने पड़ते हैं, या फिर संयुक्त का मतलब भी वही है, संयुक्त जो जोड़ करके बनाए जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर। तो ये हमारे 4 होते हैं। स्वर की बात आ रही है, व्यंजन की नहीं। कभी आप संयुक्त व्यंजन पे पहुंच जाए। संधि स्वर या संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो वो 4 होते हैं। छोटी ए, बड़ी आई, छोटा ओ, बड़ा औ, ठीक है। ए, आई, ओ, औ ये संयुक्त संयुक्त होते हैं, संयुक्त स्वर। इनमें संधि होती है, ये संधि से मतलब मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। और मिलकर के किससे बने हैं? ये इनसे मिलकर के बने हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से मिलकर के बने हुए जो स्वर होते हैं वो कहलाते हैं संधि स्वर या फिर संयुक्त स्वर, ठीक है। तो ये हमारा उच्चारण के आधार पर कुछ स्वर ऐसे जिनमें बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं स्वरों का दूसरा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण किस आधार पर है? पहला तो हमने उच्चारण या मात्रा के आधार पर किया था। दूसरा वर्गीकरण आता है जीभ के आधार पर। जीभ किधर जाएगी?
अब जीभ के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर, कभी पहले तो ध्यान दिया नहीं किसी ने भी कि ऐसे सवाल भी सामने आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे, ठीक है। और अब इससे आगे कैसे कैसे सवाल बनेंगे वो भी हिंदी में, आप उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जीभ के आधार पर, अब जीभ की स्थिति, जीभ ये इसकी स्थिति कहाँ है, ये आगे जाएगी, पीछे जाएगी या बीच में रहेगी, देखते हैं क्या होता है। देखिए अग्र स्वर जो जीभ के आधार पर है वो 3 भागों में बांटा गया है स्वरों को। कुछ तो होते हैं अग्र स्वर, कुछ होते हैं मध्य स्वर और कुछ होते हैं पश्च स्वर। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अग्र का मतलब होता है जीभ हमारी थोड़ी सी आगे को जाएगी, ठीक है। स्वर कैसे होंगे, जब हम इन स्वरों को बोलेंगे तो जीभ की स्थिति क्या होगी, आगे रहेगी, अग्र रहेगी, तो वो अग्र स्वर कहलाएंगे। मध्य जीभ की स्थिति बीच में रह जाएगी, जब हम बोलेंगे ऐसे स्वर तो जीभ की स्थिति मध्य में बीच में ही रह जाएगी। और कुछ स्वर ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, हमारी जीभ की स्थिति पश्च हो जाती है, पीछे को हो जाती है। अब बोल के देखते हैं। अग्र स्वर में ई, जीभ आगे को आने के लिए तैयार है, ई, ए, आई, बोल के देखिएगा। अब तो घर में बैठे बैठे पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो अग्र स्वर ये वो स्वर हैं जिन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ अग्र हो जाती है, आगे को हो जाती है। ई, ए, आई, ठीक है। अब मध्य स्वर, अ को बोल के देखिए, ना जीभ आगे है ना जीभ पीछे है, बस बीच में अटक गई, अ, ठीक है। तो मध्य स्वर हमारा सिर्फ एक है, कौन सा, अ। अब बात आती है पश्च स्वर। ये वे स्वर है कि हमारी जीभ की स्थिति कहाँ जाती है, पीछे को चली जाती है। जैसे ऊ, ऊ, आप ऊ बोले या ऊ बोले, री बोले, ओ, ओ, सब में स्थिति जो हमारी जीभ की है वो कहाँ को जा रही है, वो पीछे को जा रही है, तो ये पश्च स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में क्या होता है, हमारी जीभ जो है वो आगे को जाती है तो अग्र स्वर कहलाते हैं, बीच में ही रह जाती है, मध्य में रह जाती है जीवा तो वो मध्य स्वर कहलाता है, ठीक है। और जहाँ पर जीभ पीछे को चली जाती है उच्चारण करते समय तो वो पश्च स्वर कहलाते हैं, और पश्च स्वर हमारे ये हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्वरों का तीसरा वर्गीकरण, ठीक है। तीसरा वर्गीकरण हमारा किस आधार पर किया गया है, मुख विवर के आधार पर। वो पहले तो हमने ये देखा था कि जब हम बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है या ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, वो उच्चारण के आधार पर। दूसरा हमने बात की हमारी जीभ की स्थिति क्या है कि अंदर है, आगे है, पीछे है या मध्य में है, तो जीभ के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण कह रहे हैं मुख विवर के आधार पर। अब आधे स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि मुख तो समझ में आ रहा है, मुंह को कहते हैं, ये विवर क्या है यहाँ पर। निश्चित रहिए हर सवाल का जवाब हमें पता है कि आपका अगला सवाल क्या होगा, ठीक है। मुख विवर का मतलब होता है मुख द्वार, मुख की स्थिति, ठीक है। भाई बहुत से तो मुख और चेहरे में फर्क नहीं कर पाता, ये जो पूरा आता है इसे तो चेहरा कहते हैं और मुख की स्थिति ये होती है। तो मुख विवर के आधार पर जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो कुछ में तो मुख विवर जो होगा वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, किसी में खुल जाएगा, किसी में कम खुलेगा, किसी में कम बंद होगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो हमारा मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से कैसे कह रहे हैं, देखिए। समवृत्त, मुख विवर समझ गए ना, विवर का मतलब होता है द्वार, मुख का द्वार, ठीक है ना, मुख द्वार के आधार पर। समवृत्त, समवृत्त, वृत्त समझते हैं, वृत्त, वृत्त की स्थिति ये होती है, वृत्त, सर्कल, गोला। अभी कह रहा है सम, पूरा वृत्त बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ई, लगभग मुंह बंद है, पूरा बंद है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ई, उ, वृत्त बन गया, समवृत्त बन गया, मुख द्वार का क्या हुआ है कि पूरा समवृत्त बन गया, पूरा वृत्त है। ई, उ, री, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि अर्ध समवृत्त, जब कुछ स्वर ऐसे होते हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वो अर्ध समवृत्त होता है। समवृत्त यानी कि पूरे बंद नहीं होते, कुछ मुख द्वार उसमें खुला रहता है, आधा। जैसे हम बोले ए में देखिए मुख द्वार जो है वो आधा खुला आधा बंद है, तो आधा बंद है, अर्ध समवृत्त, ए ओ, ठीक है।
अगला है अर्धविवृत। इसमें आधा मुख द्वार जो है वो खुला रहता है। विवृत मतलब कि खुला रहता है। जैसे हम कहते हैं आई, मुख द्वार की बात आ रही है। आओ, आधा मुख द्वार इसमें खुला हुआ है। अर्ध यानी कि आधा, विवृत का मतलब है खुलना, मुख द्वार का आधा खुलना। संवृत का मतलब पूरा बंद, ई ई उ, ठीक है, उ री वाली कंडीशन। अर्ध संवृत में क्या स्थिति रहती है? ए ओ, थोड़ा मतलब आधा बंद रहता है। अर्ध विवृत की स्थिति आधा खुला रहेगा, आई औ अ। और विवृत का मतलब है जो पूरा खुला रहता है। विवृत का मतलब पूरा खुलना, और वो स्वर आता है हमारा आ। कभी आ बोल करके देखिएगा, पूरा मुंह खुल जाता है, मुख द्वार पूरा खुलेगा, आ। ठीक है, तो इस तरह से मुख विवर के आधार पर हमारा स्वरों का जो वर्गीकरण है वो तीसरा हो गया। 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण होता है। सब स्वर ही चल रहे हैं, स्वरों से ही हमारे प्रश्न बन रहे हैं ये सारे, और ये एग्जाम में आते हैं। इसे मजाक में समझिएगा कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, अभी मजाक में लेंगे तो बस सब मजाक ही हो जाएगा फिर। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुके हैं प्रश्न। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में प्रश्न, देखिए आप क्या कहते हैं कि समवृत, अगर प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से समवृत स्वर नहीं है, कौन सा स्वर समवृत स्वर नहीं है, तो ऑप्शन में आएगा ए, ऑप्शन में आएगा ई, ऑप्शन में आएगा उ, ऑप्शन में आएगा छोटी ई। सवाल इस तरीके से बनेगा। मैं आपको बता देती हूँ सवाल की कंडीशन क्या होती है एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत स्वर नहीं है। तो जब पढ़ा होगा ये समवृत विवृत क्या है तभी तो जवाब दे पाएंगे। भाई समवृत स्वर नहीं है, तो नहीं है में देखिए, समवृत में जाते हैं, नहीं है। ई है, ई तो है, बड़ी ई है, बड़ी ई भी समवृत स्वर है, छोटा ऊ भी समवृत स्वर है। तो कौन सा नहीं लग रहा, क्योंकि ए कैसा है हमारा, अर्ध समवृत स्वर है। बस यही सवाल का जवाब हो जाएगा। आपके सवालों के जवाब इस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। स्वरों का चौथा वर्गीकरण, ये व्यंजनों में भी बात मिलेगी आपको। स्वरों का चौथा वर्गीकरण किस आधार पर? घोषत्व के आधार पर। घोष समझते हैं, घोष क्या होता है? घोषत्व, जब हम उच्चारण करते हैं ना तो स्वर तंत्रियों का कंपन होता है, घर्षण, ठीक है ना। घोषत्व की बात आ रही है। देखिए घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस रट लिया, ये तो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दे पाएंगे, वरना तो मुश्किल है भाई। रट्टा काम नहीं करता बिल्कुल भी कि बस किताबों में से पढ़ लिया और हो गया काम, नहीं, बिल्कुल नहीं। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियां, जो अंदर की स्वर तंत्रियां होती है ना, उनमें श्वास का कंपन होता है, ठीक है। ये कह रहा है स्वर तंत्रियों में कंपन होने से सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इसे घोष भी कह सकते हैं, घोष या सघोष, ठीक है, दोनों ही एक बात है। सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सघोष ध्वनियां हैं। अ ई उ आप बोल के देखिए, स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंदर है, लेकिन महसूस तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये जितने भी स्वर हैं वो कैसे हैं? सघोष ध्वनियां हैं। सवाल मूल स्वर का जरा ध्यान रखिएगा। मूल स्वर, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मूल स्वर कितने होते हैं हिंदी में, ठीक है। एक बात और क्लियर कर दी जाए यहां पर, क्या आप जानते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है, मैं बता देती हूं आपको। पद और शब्द ये ऐसे लिखा हुआ आता है, ठीक है, पद या शब्द, क्या ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? बहुत से कहते हैं, बहुत से को मालूम नहीं, कि हमें नहीं पता। कुछ का जवाब होगा कि हाँ इसमें कुछ अंतर तो है, लेकिन क्या है वो हमें नहीं पता। कुछ कहेंगे कि दोनों एक ही होते हैं,
दोनों एक साथ लिखे हुए होते हैं। देखिए पद और शब्द में थोड़ा सा अंतर है। अब बहुत सौ को अंतर तो मालूम है कि इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, लेकिन अंतर क्या है ये समझ लीजिए। पद और शब्द, जैसे हम कहते हैं भाई कमल, या हम कहते हैं कलम, और एक बात हमने कह दी कमल का फूल, और फिर हमने कह दिया रवि कलम से लिखता है। जो शब्द यहां है वो यहां भी आया है, जो शब्द यहां है वो यहां भी आया है। समझ रहे हैं ना? ये कमल है, ये कलम है। अब हमें पहचान करनी है पद और शब्द के मध्य में, पद और शब्द में अंतर क्या है। हर किसी को मालूम नहीं होता है ये। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो हर किसी को पता नहीं होती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे, उसी में ही आपको सब कुछ मिलेगा। अब आप आधा आपने सुना और आधा आपने स्किप कर दिया तो वो कभी ज्ञान पूरा नहीं हो पाता। इस बात का आप ध्यान रखें, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए पद और शब्द में अंतर करना है हमें। ये इस वक्त स्वतंत्र रूप से है, ना इसके आगे कुछ ना इसके पीछे कुछ, सिर्फ कमल लिखा है हमने और कुछ नहीं लिखा, ना हमने इसे किसी से जोड़ा। कलम लिख दिया, ये भी ऐसा ही अपने आप में, ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है। तो कमल है या फिर कलम है, या हम कुछ इस तरीके से लिख दें, सांप लिख दें या फिर हरी लिख दें, ये सब जो है ये क्या है, ये शब्द कहलाते हैं, पद नहीं है, शब्द, ये शब्द हैं। अब हमने कहा कि कमल का फूल, तो हमने इसे बांध दिया, बांध दिया नहीं बांध दिया, क्योंकि इसके आगे और भी शब्द लिखे हुए हैं। तो जो यहाँ पर कमल का प्रयोग किया गया है वो पद कहलाएगा, शब्द नहीं कहलाएगा। ऐसे ही कलम जब हमने प्रयोग किया था तो ये शब्द था, लेकिन अब ये पदों से बंध गया है कि रवि कलम से लिखता है। अब तो इसके आगे भी है और पीछे भी शब्द है, तो घिर गया, ठीक है ना। तो यहां पर जो कलम है वो पद है, शब्द नहीं है। तो सीधी सीधी बात हम कहते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं वो शब्द होते हैं। इस वक्त देखिए, जैसे आप कहते हैं कि स्वर, और एक स्वर हम यहां लिख दें, ठीक है ना। अब ये पूरा पदों से बंधा हुआ है, ये पद के रूप में आया है स्वर, ठीक है। लेकिन ये तो स्वतंत्र लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या कहेंगे, पद कहेंगे या शब्द कहेंगे, शब्द कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूप से हमने क्या लिखा, शब्द लिखा। लेकिन जब ये पूरे वाक्य में प्रयोग में आता है तो ये फिर पद होता है। वरना कहने को तो फिर ये है कि जी पद और शब्द एक ही होते हैं, कह सकते हैं, लेकिन अगर अंतर समझना है किसी को तो उसको ध्यान रखिएगा कि शब्द स्वतंत्र होते हैं और पद जो है वो वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसा कि स्वरों का वर्गीकरण, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमने क्या क्या किया इसमें। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। स्वरों का पहला वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर कम समय लगना, ज्यादा समय लगना, ठीक है। इसके अलावा संधि, ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आप सोचे कि नहीं समझ में आया, जब संधि पढ़ाई जाएगी तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ये ए आई ओ औ उसमें सब क्लियर हो जाएगा। संयुक्त स्वर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वर्गीकरण, जीभ के आधार पर जीभ की स्थिति, प्रैक्टिकली करके देखिएगा घर पे, मुश्किल नहीं है और अच्छे से समझ में आएगा। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है, देखिए कि निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है। तो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाएं कि निम्नलिखित में से मध्य स्वर बताएं। निम्नलिखित में से आपको मध्य स्वर बताना है। सवाल प्रश्न मतलब प्रश्न इस तरीके से बनते हैं एग्जाम में। अब हमें जवाब देना है मध्य स्वर। अब जवाब वही स्टूडेंट देगा जिसने ध्यान से पढ़ा है। क्लास पढ़ने का सारा जो श्रेय जाता है वो जाता है ध्यान को। अगर आपने क्लास बहुत ध्यान से पढ़ी है, वो ध्यान से सुनी है, उसको समझा है, तो आप किसी भी सवाल में मार नहीं खा सकते, ठीक है। और ऐसा बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, वरना हर कोई अपना ध्यान भटका लेता है।
कभी किसी काम में लगे, कभी किसी काम में लगे, आधी बात सुनी आधी नहीं सुनी, भाई ऐसी स्थिति रह जाती है, तो वो सवाल में भी डाइवर्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता अब इसका क्या जवाब दें। तो जो ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मध्य स्वर पूछा गया, निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है? अब सारे मध्य स्वर कर दें? नहीं, मध्य स्वर जहां पर जीभ बिल्कुल रहेगी मध्य में, ठीक है, मध्य स्वर की बात आ रही है। आई नहीं, आई नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो अग्र स्वर हो गया, आई जीभ आगे को आ गई। आ नहीं कहेंगे क्योंकि आ की स्थिति आ, ये भी पश्च स्वर में जा रहा है, ठीक है ना, पश्च स्वर वाली कंडीशन। ओ किस में जा रहा है? ओ भी पश्च स्वर में जा रहा है, नहीं कहेंगे। हमसे सवाल किया गया मध्य स्वर, तो जितना सवाल बस उतना ही जवाब। मध्य स्वर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? ये अ हो जाएगा, बस यही सवाल का जवाब है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जो भी आपको कमी लगे, इसको आपको ये नहीं कि हमें और टीचर से पढ़ना है, ठीक है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसके नोट्स बनाइए। मन में सोच ये रखिए कि हम जो आप पढ़ रहे हैं वो हमें लास्ट टाइम तक पढ़ना है, बस। ये नहीं कि हर बार आप पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ वक्त खराब हो रहा है। वक्त खराब बिल्कुल मत कीजिए, ये गोल्डन चांस मिला हुआ है कि इस वक्त आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है पढ़ाई का, आपके पास टाइम ही टाइम है पढ़ने का, ठीक है ना। तो ऐसा पढ़िए कि दोबारा में सिर्फ आपको रिविज़न करनी पड़े, बार बार ये चैप्टर की उलझन ना हो कि फिर से समझ में नहीं आया या नहीं आया। अगर कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, नई विचारधारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।